हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच्छा द गोल अकेडमी। हम लोग जीआईसी लेक्चरर पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर देख रहे थे। अब उस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देखा, जिसमें कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ और आपका जो कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, किस तरीके से डिफाइन होना है वो आपने देखा। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि आपका जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस तरीके से डिफाइन है और उस पर बेस्ड आगे हम लोग प्रॉब्लम करना सीखेंगे। तो अभी के लेक्चर में हम लोग जस्ट उसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वगैरह। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक्चुअली अब आपका सब्जेक्टिव होने जा रहा है एग्ज़ाम मेंस का, तो अब इसके लिए आपको अच्छे से चीज़ें पढ़नी है। वहाँ पे चूँकि आपका 15 नंबर का मतलब 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क्स के और कुछ 2 मार्क्स के आने हैं। तो मतलब बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है वो आपको तो पढ़ के जाना है। इस वजह से जो डेरिवेशन पार्ट में भी मतलब कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहा है या जो छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझनी है, ठीक है। साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायो का हो, सब सब्जेक्ट की यही खास बात है कि आपको हर पॉइंट को अच्छे से समझना है। अगर एक्चुअली आपने समझा नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी क्वेश्चंस क्या कहते हैं नए फ्रेम होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली जहाँ तक बात है क्वेश्चन पैटर्न की, तो क्वेश्चन पैटर्न प्रीवियस ईयर को भी फॉलो किया जाता है, बट मतलब 40% ही समझिए, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट मतलब नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ जाएगा, अब इस बार तो चेंज ही हुआ है। और तो चलिए हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये कोई आपका कंडक्टर है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आपका कोई करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, कोई धारा किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है, तो अगर हमें कहीं से इनसाइड पॉइंट पे किसी पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करना हो तो उसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इट इज जस्ट सिंपली रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। एक्चुअली करंट डेंसिटी जो है आपका जे से डिफाइन किया है, हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी डिफाइन है। तो आल्सो वी नो आपका जो ई होता है, मान लीजिए अगर आपका कंडक्टर है और इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल मान लीजिए आपने वी अप्लाई किया है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी आपकी सिंपल सा E इक्वल्स टू V/L। ये रिलेशन आप पहले चैप्टर में गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वो गॉस लॉ वाला चैप्टर कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे। अभी जस्ट आपको ये चीज़ रिमाइंड कराने के लिए हमने लिख दिया। और जे क्या है आपका, ये सिंपल सा I/A। तो यहाँ से हमें रो क्या मिल जा रहा है, रो आपका सिंपल सा कितना V/L डिवाइडेड बाय I/A। और ये क्या हो जाएगा, V/L आपका ऊपर आएगा, ये सिंपल सा कितना हो जाएगा VA और ये I/L। या हम एक ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये अब क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या है रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से रो क्या हो गया RA/L, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक्चुअली डिफिनीशन के लिए पहली बात तो अब ये सिंपल सा बता सकते हैं कि ये रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और टू द इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। और या तो एक और शब्दों में लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ equals to resistance of the conductor whose area of cross section is 1 meter square and the length is 1 meter, ठीक है। ये जस्ट सिंपल सा आपका डिफाइन करने का तरीका है। और हम अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और एक चीज़, और आपने एक चीज़ अगर हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के रूप में भी देख लें, एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि किस तरीके से आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ आता है। इट मींस जो उसका कांस्टेंट रिलेशन है, ये फॉर्मूला, एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, आप हमेशा याद रखिएगा। ml/e
एन स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास। और यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका क्या कैसे दिया जाता है, आर इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाई आर, आर क्या है एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ ए, ओके। और फिर यहाँ से आपका क्या है, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल क्या रहा है, एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ, ओके। ये आपकी रेजिस्टिविटी आ गई है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि रोज रेजिस्टिविटी है जो आपका, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम कांस्टेंट के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये इसलिए है क्योंकि जब हम आपको बताने जा रहे होंगे ये डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, उस केस में आपका ये रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज़ जानते रहिए कि जो कि आपका रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम कांस्टेंट की। ये कैसा टाइम कांस्टेंट है, एवरेज है किस चीज़ का, टाइम मतलब एवरेज टाइम जो कोलिजन्स हैं आपके नंबर, अब जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कंडक्टर के, जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है तो उनके जो सक्सेसिव कोलिजन्स के का जो एवरेज टाइम है वो आपका टाउ है। तो इस तरीके से ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात हो गई आपके रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की। और इसी जैसे हमने आपको कंडक्टेंस बताया था रेजिस्टेंस के केस में, उसी तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है इसके केस में, जब आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कर रहे होते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ आती है आपका किस केस में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के केस में। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे या कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे आप, स्पेसिफिक it can be defined as the reciprocal of the specific resistance। ये चीज़ जब आप एक्चुअली जब आप पहला चैप्टर कर रहे होंगे तो एक्चुअली सिग्मा जो है वो आपका वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसका जो नोटेशन का है वो कन्वेंशन वो आप ध्यान रखिएगा, तो उसमें कन्वेंशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वहाँ पे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पढ़ेंगे, फिर रो पढ़ेंगे, सरफेस एरिया का मतलब एरिया ये है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो ये चीज़ तरीके से ये रो हो गया। और आपको पता है कि जस्ट ये रिसिप्रोकल है, तो जो रिलेशन अभी आपने पढ़ा आर इक्वल्स टू रो ए बाई एल, तो वहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, एल बाई आर ई, ठीक है। और हाँ यूनिट अगर हम देख ले रो की तो क्या हो जाएगी, रो की यूनिट सिंपल सी हो जाएगी ओम इंटू मीटर। एक्चुअली यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता, बट मीटर डिनोमिनेटर में भी है तो वो कैंसिल आउट होकर के आपको मिल जाएगा सिंपल सा क्या, रो इंटू ओम इंटू मीटर। अभी यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सिंपल सा इसकी यूनिट हो जाएगी। अब बात आती है डायमेंशन की। अब इसका डायमेंशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप इसका डायमेंशन जानते रहिएगा। एक्चुअली याद नहीं करना आपको, कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं करनी है, जस्ट इसका डायमेंशन आपको लिखाना आना चाहिए। पिछले क्लास में हमने आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिख के बताया था, और उसी के बाद रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिख लेंगे, उसके बाद ए का डायमेंशन वही आपका L2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है L का क्या कहते हैं डायमेंशन L हो जाएगा। चलिए हम निकाल देते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो R कैसे, एक्चुअली चलिए मैं R अलग से निकाल देता हूँ। तो R क्या है आपका V बाई आई, फिर से वही चीज़ जो हमने पहले की थी, W बाई बी क्या होता है W बाई क्यू, और ये I ऑलरेडी है आपका। तो ये W का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है M/L_T-2 इंटू L है। ये क्या है I, एक्चुअली Q क्या होता है आपका IT होता है, ठीक है। हमने अब आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी। तो ये हो गया आपका IT, और अगेन अगेन आपका एम्पियर है, देन ये एम्पियर, ओके। ये फोर्स वर्क डन का क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये MLT-2 और ये L आ गया, एंड देन AT। तो यहाँ से सिंपल से अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, ML2 और T-3 और फिर A-2। तो ये आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन हुआ। अगर ये हमने सही लिखा है तो W का हो गया ML फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और देन Q IT AT हो गया ML2 T-3
एंड 8-2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ये हो गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से अगर हमें रो का डायमेंशन चाहिए तो रो का डायमेंशन के लिए जस्ट आर का डायमेंशन लिख दीजिए। ये कितना है, ML2 T-3 A/2 और कितना EL2 अगेन और फिर डिवाइडेड बाय L, सिंपल सा। तो यहाँ से एक L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा ML3 T-3 A/2। एक्चुअली डायमेंशन लिखने के मेथड से आप फैमिलियर होंगे, आपने पढ़ा है पहले ही। अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो हम ये चैप्टर मैकेनिक्स वाला जब कर रहे होंगे तो वहाँ पर डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट चैप्टर हम कर रहे हैं तो उनके लिए है भाई, जिन्हों मतलब चीज़ें आती हैं तो रिमाइंड करने कैसे मतलब हम निकाल पाएंगे किसी भी क्वांटिटी का। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अब जिन्हें देखना भी है मतलब प्रॉब्लम है तो वो हमारे मतलब इस प्ले लिस्ट में जा करके बाकी जो मैकेनिक्स के कुछ वीडियोस पब्लिश हुए हैं तो वो उस पर जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपके डायमेंशन लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ बात हो गई स्पेसिफिक आपकी रेजिस्टेंस की। एक्चुअली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपका हम चल कर के आगे जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग यंग मॉडुलस डिफाइन करते हैं, वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से आपका ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल मतलब कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए आपका सिल्वर है या कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उसका एक फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अगर उसका बाकी फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट रहें तो। अब हम देख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस। और ये चीज़ आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी हुई है, बट एक बार फिर से डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ओके, तो अब वही फिर से हम आपको फार्मूला रिमाइंड कराएंगे जो कि आपने डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में पढ़ा था। और वो क्या था आपका R=ml/n²τ। अब हमको क्या डिस्कस करना है, टेम्परेचर पे किस तरीके से आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। एक्चुअली लेंथ जो है, एरिया, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज कैरी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है आपका मेटल कंडक्टर के केस में तो नहीं चेंज होगा, बट सेमीकंडक्टर में ये आपका En चेंज होता है। इसी वजह से एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर केस में घटता है। वो कैसे घटता है, वो इसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है पर यूनिट वॉल्यूम है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर है वो बढ़ जाता है। जब डिनोमिनेटर वाला चीज़ बढ़ जाएगी तो आपको जो होल क्वांटिटी है वो छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये लिख पा रहे हैं कि अगर हमारा आपका ये क्या कहें कि टाउ की, और आपका टाउ कैसे डिफाइंड है, टाउ जो होता है वो आपका होता है λ/VRMS, रूट मीन वेलोसिटी, ठीक है। और आपने एक चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे हाई स्कूल में भी, और नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग मतलब मैकेनिक्स जब कर रहे होंगे, और सॉरी थर्मल फिजिक्स वाला जो यूनिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जो है ये क्या कहते हैं एवरेज स्पीड जो है आपका, और ये RMS स्पीड है और मैक्स प्रोबेबल स्पीड है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। 2/kT 3 kT/2 होता है। तो सिंपल सा ये 3 kT/m है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कि आपका टेम्परेचर पे किस तरीके से प्रोपोर्शनल इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। ये इस तरीके से डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर आपका R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, तो फिर आपका R ये हम कह देंगे कि R जो हो जाएगा, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ के ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि R डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इस तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है किस तरीके से, वो है आपका RT, द टेम्परेचर the resistance at any temperature T is given by the relation R0 1 plus alpha T, where T is the temperature। T क्या आपका टेम्परेचर है,
ठीक है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये मेटल के केस में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है फॉर मेटल, एंड अल्फा जो होता है वो सॉरी पॉजिटिव हो गया ना, हाँ। और ये क्या हो गया? निगेटिव होता है किस केस में? फॉर सेमीकंडक्टर। एक्चुअली ये जो रिलेशन है आर टी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी, और वेयर आर जीरो क्या है आपका? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। एक्चुअली जो जो ये रिलेशन है वो किसी बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा, किसी बुक में आपका यहाँ पे आर टी इक्वल्स टू वो ऐसे लिखते हैं, आर टी इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। जहाँ पे आपका डेल्टा की टी क्या होता है? टी माइनस टी नॉट। ओके। और यहाँ पे ये टी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जिसपे आपका इनिशियल टेम्परेचर कह सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कह सकते हैं। ये एक्चुअली मैं इसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि ये फार्मूला लिखने का ज़्यादा सही तरीका है। ये एक्चुअली इसी का पर्टिकुलर केस है। इस केस में हमारा जो आपका डेल्टा टी हो जाता है ना, वो टी माइनस टी नॉट ही है, बट आपका जो टी है वो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम डेल्टा टी की जगह केवल डी टी लिख देते हैं, और आर जीरो को बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस है वो किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसे बोल देते हैं। तब उस केस में यही जो आपका आर जीरो होता है वो आपका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ना होकर के क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये क्या कहते हैं कि लिखने का तरीका है। एक प्रिसाइज ऑफ फिजिक्स में ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉर्मूला को भी एक मतलब वेल इन्फॉर्मेटिव वे में होना चाहिए कि किस तरीके से। अगर हम नहीं कहते कि भाई आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना है, मान लीजिए कोई हमारा इनिशियली हम किसी टेम्परेचर T1 पे हैं, फिर हम T2 पे जा रहे हैं, तो उसका रजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करेगा? आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बात की है, तो ये चीज़ हो गई आपका आर। जब का आर क्या है आपका? आर टी क्या है? रजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर टी। ये तो हो गई बात। अब ये जो अल्फ़ा होता है वो आपका किसके लिए क्या होता है कि आपका पॉजिटिव होता है मेटल के केस में, और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? निगेटिव होता है। और यही बात होती है आपकी रेजिस्टिविटी के लिए भी, कुछ यही चीज़ होती है, आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चूँकि आपने पढ़ा अभी आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है। टेम्परेचर से उसका लेंथ एरिया तो बढ़ना नहीं है, जिससे उसका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में इंक्रीमेंट होता है, और उसका टाइम कांस्टेंट है तो वो चेंज होता है। तो इस वजह से इस तरीके से रो भी इसी तरीके से डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। ये तो हो गई क्या कहते हैं? डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं आगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। ठीक है। अब इसी पे बेस्ड अब आपकी प्रीवियस एग्जाम में बहुत ही मतलब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। हम लोग मे बी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड करेंगे इस चैप्टर पे, जो कि पिछले सालों में आई हुई हैं। ठीक है। एक्चुअली अब कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करने के बाद हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तो आपने क्या कहते हैं पढ़ा है, क्या कहते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ा है, बट जो आपका किरचॉफ्स लॉ पे करंट जो सर्किट लूप में आपने मतलब किरचॉफ्स का जो इक्वेशन आपने निकालते हैं, मतलब आपने 12th में किया होगा ये चीज़, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है। बशर्ते जो आपका कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन वाला जो आपने हाई स्कूल में किया होगा उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रहेगी इस पर। और बहुत सारे लोग होते हैं जिसका कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का हाई स्कूल में किसी ने अच्छे से नहीं किया, सब लोग मैथ ही मैथ पढ़ते हैं, बीमारी रहती मैथ की ज़्यादा पढ़ने की। तो वही होता है कि फिजिक्स का पोर्शन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्चुअली, और थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन वाला करके चले गए तो भाई किसी ने बहुत सारे कैंडिडेट्स न्यूमेरिकल्स स्किप किए हुए रहते, तो उनको अब न्यूमेरिकल से भाग नहीं सकते। वो जो भी आपका एग्ज़ाम अभी है, मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट जीएससी पीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी, जो कि अभी हाँ एक अपडेट है आप सबके लिए ये कि जो आपका पीजीटी यूपी पीजीटी का जो था नोटिफिकेशन एक बार आया था विज्ञप्ति, बट वो कैंसिल हो गई। अब दोबारा सा आने वाला है, जो कि इस दिसंबर में ही आ जाना था, बट कुछ कारणों से वही तदर्थ शिक्षकों के
और उनके वेटेज और बायो सब्जेक्ट की इसको लेकर के कुछ चल रहा है उनका धीरे धीरे कार्यक्रम, तो जो कि जनवरी के सेकेंड थर्ड वीक में आ जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि जो कैंडिडेट्स जीआईसी के लिए भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसके लिए भी करें, या उनके लिए जो करें इसके लिए भी करें, क्योंकि दोनों का पे स्केल सेम है। हाँ, जीआईसी का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो है रेंट अलाउंस वगैरह कुछ ज़्यादा मिल जाता है, और जीआईसी बेटर, नो डाउट बेटर है ये भी पीजीटी से। तो हम बात कर रहे थे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज की। इन सीरीज यहाँ पे देख लेते हैं, देन इन पैरेलल। एक्चुअली इन सीरीज और पैरेलल में सिर्फ हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, सीरीज में आपका क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है थ्रू आउट, मतलब ईच रजिस्टर के क्रॉस, और जबकि पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। यही चीज़ आपको जब गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे होंगे आप, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है। जब आप गैल्वेनोमीटर से आप जब एमीटर बनाते हैं और पोटेंशियोमीटर बनाते हैं, तो उस केस में भी शंट और रजिस्टर के केस में भी बात हमें ध्यान रखनी होती है। सेम मतलब कुछ इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो मतलब भूलेगा नहीं आपको। जैसे कि ये चीज़ है ना, बहुत ही अच्छा चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मान लीजिए ये रजिस्टर का है, यहाँ पे अभी हम चलिए रिलेशन लिख लेते हैं तब बताएंगे। और कैपेसिटर में जस्ट आपका इसका इसी का उल्टा होता है। और कैपेसिटर की बात तो हुई ही जब हम मतलब कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कर रहे होंगे मैकेनिक्स में। मान लीजिए दो स्प्रिंग है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका K1 है और एक दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और उनको मतलब कि हॉरिजॉन्टली पैरेलल ना करके वर्टिकली मतलब 1 by 1 लगाया गया है, तो उस केस में जो उसका कम्बिनेशन आता है वो मतलब कैपेसिटर के जैसे इस तरीके से वर्क करता है वो। तो हम सीरीज में बात कर लेते हैं। तो सीरीज़ में क्या है, मान लीजिए एक रजिस्टर से ये है, सिंपलेस्ट केस हम देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने पोटेंशियल ये अप्लाई किया, तो ये अगर ये V है तो इसमें क्या कहते हैं कि R1 अगर रजिस्टर है, R2 है, ये R3 है, तो इसमें करंट तो आउट आई ही फ्लो करेगी थ्रू आउट हर एक रजिस्टर के क्रॉस। लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके भाई जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस मतलब कम है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो जो आपका V का एक्सप्रेशन है, मतलब टोटल वोल्टेज गिवन बाय V1 + V2 + V3। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और V = क्या है आपका IR है, और इसी तरीके से जो V1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 = IR1। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ मतलब I तो सेम ही रहेगा, R2 R3 इस तरीके से, और V3 क्या हो जा रहा है, IR3 हो जा रहा है। तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो फाइनल क्या आ जाएगा, IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ से आप एक रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, R = R1 + R2 + R3। ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट केस की बात हो गई। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन R = R1 + R2 + R3 ये सीरीज़ में हो जाएगा, जबकि आपका क्या होगा कि जब सीरीज़ में होगा तब। लेकिन अगर आपका ये 3 रजिस्टर्स के ना हो, अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर, इफ देयर आर n रजिस्टर मान लीजिए n रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन सीरीज, इस सीरीज, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, R जो आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर है, एक्चुअली हम इसे R को यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा हुआ, ठीक है। और इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R, मतलब सबका R1 R2 R3 Rn सब R के इक्वल है, दैट इज़ R1 R2 R3 एंड सो ऑन, Rn जो है सब अगर R के इक्वल है, अगर वो सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो इस तरीके से वो कितना R+ है, कब तक जाएगा, n टाइम्स R। तो ये सीधा सा सम कितना हो जाएगा, n टाइम्स R। तो उस केस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस था।
तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, एन टाइम्स आर। ठीक है, ये सीरीज की बात हो गई। अब बात हम कर लेते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है कि आपका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। हाँ, इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R है, ये R2 है और ये R3 है। इसके एक्चुअली ईच के वोल्टेज ड्रॉप वो जो होता है सबके क्रॉस V ही होता है। V इसके क्रॉस भी होगा और V इसके क्रॉस भी होगा। ठीक है, बट करंट जो है एक्चुअली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है I1 I2। अब करंट उस तरफ ज़्यादा फ्लो करेगी जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। जाहिर सी बात है, सिंपल से अगर हर्डल आप कम अप्लाई करेंगे तब मतलब ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या है आपका, मतलब रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ना, तो इस वजह से ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली आपको यहाँ पे ठीक आपको फिगर शायद नहीं दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका पोटेंशियल है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वही मतलब VV ही होगा। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आपका जो टोटल करंट होगी वो टोटल करंट कैसे दी जाएगी, I/2 I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पे ओम्स लॉ पे आपके अकॉर्डिंग वही चीज़ आपको V कितना होगा IR जो आपका होगा। और ठीक है, और जो इसके क्रॉस होगा वो कितना होगा V I1 R1। यही आपका V किसके इक्वल होगा I2 R2 के, और यही V किसके इक्वल होगा I3 R3 के। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू रख दीजिए I1 मतलब I1 I की हर जगह। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा V/R और यहाँ पे क्या मिल जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो सिंपल सा आपको जो रिलेशन मिला वो क्या मिल गया, 1/R = 1/R R1 वो 1/R2 1/R3। ठीक है, ये आपके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन आ गया, जहाँ पे आपका कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। और ये तो बात हो गई। एक्चुअली इसी तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा आपका, मतलब वो ट्रायंगुलर फॉर्म में रहेगा, मतलब कॉम्बिनेशन दिया रहेगा और डिफरेंट सर्किट दिए रहेंगे आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो कहेंगे। तो ये तो सिंपलेस्ट केस था, जब आपका पैरेलल था तो उस केस में ये चीज़ हो गई कि किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आता था। अब इसी में भी हम बात कर लेते हैं कि एन टर्म्स अगर आते हैं, तो अगर एन रजिस्टर्स का कनेक्टेड रहते हैं इन पैरेलल और सबका रेजिस्टेंस जो है वो R के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वही चीज़ यहाँ भी, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R का एक्चुअली आपको क्या पता है, R सिंपलेस्ट केस में क्या आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर यही n होता तो R1 प्लस अप टू 1/Rn तक लिखते ना आप। तो यही आपका क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम इसे इक्विवेलेंट लिखे एक्चुअली R1 R2 R3 सब इक्वल है। चलिए मैं एक बार लिख दूंगा R2 प्लस अप टू कहाँ तक, n टाइम्स तक, क्या 1/Rn। ठीक है, अब हम ये अगर ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है R1 और R2 सब आपके इक्वल हैं, किसके, R के इक्वल है, तब आपका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/R कब तक, n टाइम्स तक 1/R के। तो इस केस में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 1/R।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R डिवाइडेड बाय N हो जाएगा। एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन बेस, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे या डायरेक्ट उस पर आ जाता है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब उसके मतलब 100 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इन पैरेलल और सबका रेजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम है, तो जस्ट आप 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। जस्ट मतलब 1 मार्क्स की क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आप बन सकता है। तो आप जस्ट ये फार्मूला याद रखेंगे कि पैरेलल में अगर होंगे, अगर आयन रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे, अभी तक के थ्योरी जो हमने की है उस पर बेस्ड। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।